न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मेरठ में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 2026 में ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे, कोलकाता में बोले अमित शाह। हर की पैड़ी पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पति संग लगाई गंगा में आस्था की। तो खबरें विस्तार से। मेरठ में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर देश भर के किसानों और वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह है। अभियान के तीसरे दिन शनिवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरियाणा के पानीपत में थे और यहां पर उन्होंने किसानों के साथ संवाद किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इस कार्यक्रम से पहले किसानों के बीच खेत में जाकर उनसे बातचीत की, साथ ही विविध तरीकों से की जा रही खेती के बारे में पूरी जानकारी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि मंत्री की असली भूमिका किसानों से बातचीत करना है, उनके पास जाकर समस्याएं सुनना और उनके समाधान के बारे में बताना है। उनका कहना था कि खेती आज भी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा है। ऐसे में किसानों की सेवा उनके लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है, मुझे पीएम मोदी की तरफ से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व दिया गया है। मेरे रोम रोम में किसान है और हर सांस में खेती है। और मैं बताऊं, कृषि मंत्री के रूप में जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था मैं वहां की सोचता था, मामा भी था, भैया भी था, हूं तो अभी भी। लेकिन जब से मैं कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बना हूं, मेरे रोम रोम में किसान है और हर सांस में खेती है। मैं खेती जीना चाहता हूं और इसलिए मैं दिल्ली में बैठता नहीं। जितनी मीटिंग करनी बाकी करनी आपके पास आ गया। तो अब अपन बात करें अपनी खेती जंगेथी की, आसपास की, बागपत की, मेरठ की, उसके बारे में बातचीत करें कि हम जो खेती कर रहे हैं कैसी हो रही है, उसको बेहतर कैसे करें और क्या करना चाहिए, किसान क्या करें, सरकार क्या करे और वैज्ञानिक क्या करें। तो मिलकर कोई रास्ता अपन निकालें तो थोड़ा फायदा हो जाए और उस हिसाब से फिर अपन आगे बढ़े, उत्पादन बढ़े, लागत घटे, है ना। जब ये होगा तो देश को फायदा होगा। और एक समस्या और है, वो और कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा मैं, कि खेती में विविधीकरण की जरूरत भी है। मतलब साइंटिस्ट कहते हैं एक ही एक फसल के कारण भी बीमारियां ज्यादा पकड़ती है, तो इसका कोई विकल्प हो सकता है क्या। ऐसे गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है और मुझे बता रहे था पहले तो गन्ने के बीच में चना भी लगा देते थे, प्याज भी लगा देते थे, अलग अलग चीजें लग जाती थी। इंटरक्रॉपिंग मतलब, तो इंटरक्रॉपिंग का भी फायदा होता था। जैसे दलहन या मूंगफली वो नाइट्रोजन छोड़ देती है तो धरती भी और ज्यादा उर्वरक होती है। तो इन सब चीजों पे बात करना है, मुझे भाषण नहीं देना। कहीं से भी आप शुरू करें तो अपन चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में जो चीजें निकल के आएगी उसके हिसाब से अपन थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। अपने पास सारे वैज्ञानिक 16,000 साइंटिस्ट ये भी मदद करेंगे, किसान भी बैठ के सोचेगा और सरकारें भी सोचेगी दोनों। आज इसलिए मेरा भाग्य है कि आपके दर्शन करने यहाँ आप आया। फसल हमारे अच्छी हो, उसे मिल नहीं देता तो हम चारों तरफ से घिरे हुए किसान। समझ का ये है सबसे बड़ी। दूसरे हमारे भाव बड़े अच्छे होंगे। अब 15 साल इस गवर्नमेंट को होगी, सिर्फ एक साल में 20 रुपए बढ़ाए, तो क्या बढ़ाया। और लागत जो है वो हमारे गन्ने के भाव से कई गुना फालतू है। आप 1 बीघे का एस्टिमेट लगा के देख ले, हमें टोटा है जी 335 रुपए का टोटा 1 बीघे का पड़ रहा है। तो हम कहाँ से खेती करेंगे। हमारे बच्चों का मोह खेती से खत्म हो गया। कहीं न कहीं मजदूरी तो कर देंगे लेकिन खेती नहीं करें। हम उन सब से क्यों करो भाई। तो भाई उनके कम बुद्धे होगी यही चुरा ली। बताओ तुमने क्या लिया इस खेती से जो हम लेंगे। तो इस खेती से मोह भंग हो रहा जी किसान के बेटे का भी। बस नमस्ते। जी मंत्री जी और सरकार इसी बात पर चिंता करूँ तो आपको चिंता है, इसलिए मंत्री जी आए गाँव में किसान की बात सुनने। अरे सचिन भाई हम इनके जो शिवराज चौहान जी मंत्री जी के बड़े आभारी हैं। पहले इनका नाम सुन गया था भाई जगत मामा है भाई ये
कृषि मंत्री बना हमारा बड़ा सौभाग्य है और हमारे सांसद हनुमान जी, सुनील चौड़ा जी और जो हमारी टीम काम कर रही है, इनके द्वारा आप लोग आए, आपका जो बढ़ते अगली खबर की ओर। 2026 में ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे, कोलकाता में अमित शाह ने भरी हुंकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि 2026 में ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा है, जब भी शुभेंद्र विधानसभा में खड़े होते हैं तो दीदी डर जाती है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर चुनाव में हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा के बिना मतदान करें और तो आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी। शाह ने दावा किया है कि बंगाल में केवल चुनाव ही कारक नहीं बल्कि सुरक्षा भी एक कारक है। वर्षों से उनके आशीर्वाद से बड़ी संख्या में घुसपैठिए बांग्लादेश से बाहर में प्रवेश करते रहे हैं ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। भाई, बंगाल के मंडल पदाधिकारियों की आवाज को क्या हो गया है? बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमूदार जी, मेरे मित्र और बंगाल विधानसभा में जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, ऐसे हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी, सह प्रभारी अमित मालविया जी, बैठे हुए सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और बंगाल के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले अरे अब सुनो भाई, सुनो, जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहले थोड़ा दूर है। तो बहनों, सबसे पहले मैं श्री कालीघाट मंदिर, श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर को
प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब ये बंगाल की वीर भूमि पर, संस्कार भूमि पर आया हूं, तब कवि गुरु टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी पार्टी के स्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने, उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए?
मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना बीएसएफ ने जो वीरता बताई है, वो सभी बीएसएफ कर्मी और सेना के जवानों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है, परंतु विकास के साथ साथ बंगाल की संस्कृति को भी मोदी जी नहीं भूले। सालों से बंगाल वासियों की मांग थी कि हम बंगाल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दें। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थी या आपका समर्थन था, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। और ये ममता जी है जिनको इसके लिए धन्यवाद करने का भी शिष्टाचार नहीं आता। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है,
बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। ममता दीदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बताने आया हूं। 17 के चुनाव के बाद हमने तैयारी की, 19 की लोकसभा में हमें सफलता मिली, 21 की विधानसभा में 77 सीटें मिली और 24 की लोकसभा में 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लीड रहा, 97 विधानसभा सीटों पर और 143 सीटों पर 40% से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण वोट मिले हैं। मैं आज ये नरेंद्र मोदी की सेना जो मेरे सामने बैठी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, उसको मैं बताने आया हूं कि थोड़ा फासला बाकी है। आप 40% तो क्रॉस कर गए हो, 4-5% आगे बढ़ना है, 4-5। और अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब मैंने कहा था यहां हमारी सरकार बनेगी और आज वो दिन नजदीक आ गया है। 26 तक दिन रात एक कर हर एक बंगाल के मतदाता के पास जाइए और नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर जाइए। पूरा देश चाहता है कि यहां देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया।
मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए, ये सिंडिकेट का है क्या? जोर से बोलिए, सिंडिकेट का पैसा है। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है, बंगाल के गरीब का है, बंगाल के युवा का है। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है, इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता है। भाइयों बहनों, इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा। अगली खबर, हर की पैड़ी पहुंचे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पति संग लगाई गंगा में आस्था की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरिद्वार दौरे पर पहुंची हैं। उन्होंने सबसे पहले पति के साथ हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा में स्नान किया है। इस दौरान गंगा सभा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री का गंगा स्नान केवल धार्मिक रस्म नहीं था, बल्कि दिल्ली सरकार के कार्यों के 100 दिन पूरे होने के बाद एक नई ऊर्जा और सोच का प्रतीक बन गया। उन्होंने हर की पैड़ी पर ब्रह्मा कुंड में विविध पूर्वक पूजा कर जन कल्याण की कामना की। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि आज का मां गंगा का स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर आज पुण्य भूमि हर की पैड़ी पर आई हूँ। आज मैंने मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना की है कि भारतवर्ष विकसित हो और उसमें दिल्ली भी अपना स्थान बना। माँ यमुना स्वच्छ हो, सुंदर हो, ऐसा आशीर्वाद हम माँ गंगा से लेकर के दिल्ली के विकास को और अधिक गति देने की दिशा में काम करेंगे। और गंगा माँ तो हम सब के लिए, प्रत्येक भारतवर्ष वासी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, आशीर्वाद देने वाली है। और माँ का आशीर्वाद लेकर मुझे अपने आप में बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं दिल्ली के लिए बेहतर काम कर सकूं और विकसित दिल्ली अपना परचम पूरे देश में, पूरे विश्व में लहरा सके। अगली खबर, पानी बचाने वाला देश का नंबर 1 जिला खंडवा ने बढ़ाया मध्य प्रदेश का मान। केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले ने कीर्तिमान रचकर देश भर में मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। खंडवा जिले ने जल संचय करने वाले जिलों में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहां राज्यों की श्रेणी में देश में एमपी चौथे नंबर पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश और जिलों की रैंकिंग जारी की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले को देश में प्रथम स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने खंडवा के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और शासकीय अमले को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जल संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। डॉक्टर यादव ने कहा है कि पूरा विश्वास है कि इस अभियान में पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बेहतर से बेहतर कार्य होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, पंजाब में उपचुनाव से पहले आपको झटका, कमलजीत सिंह करवाल के साथ 2 पूर्व पार्षदों ने थामा कांग्रेस का हाथ। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। इस बीच राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता कमलजीत सिंह करवाल रविवार को 2 पूर्व पार्षदों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। करवाल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आत्मनगर सीट से कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव में थे, वही अब फिर उसे उन्होंने घर वापसी कर ली। लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव से ठीक पहले कमलजीत सिंह करवाल से इस कदम को आपके लिए झटका माना जा रहा है। करवाल के साथ पूर्व पार्षद गुरप्रीत सिंह गोपी गिल और रंजीत सिंह उब्बी ने भी विपक्षी पार्टी का दामन थामा।
पंजाब के पूर्व सीएम और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में तीनों को पार्टी में शामिल किया गया है। चन्नी ने कहा है कि आप से नेताओं का पलायन शुरू हो गया है और इस पार्टी की हार तय है। आपके सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि आमतौर पर उपचुनावों के दौरान विपक्षी दलों के लोग सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाते। अगली खबर, पीछे नहीं हटेगी भारतीय सेना जब गांधी को देख बोले माउंटबेटन। पाकिस्तान पर हमला करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान का जन्म हिंसा में हुआ था। यह किसी लोकप्रिय आंदोलन के जरिए अस्तित्व में नहीं आया था। इसका जन्म 1946 के दुर्दांत कलकत्ता हत्याकांड के बाद हुआ था और 1971 में भी विभत्स ढाका हत्याकांड के बाद इसकी मौत हो गई। अपनी इस मौत के बावजूद इसने अपनी प्रतिबद्धता और अपनी प्रीति अहिंसा को खत्म नहीं किया है और क्योंकि यह शासक वर्ग और उसके अभिजात्य वर्ग के लिए आनुवंशिक हो गया है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि गांधी जी के बारे में कई तरह की गलतफहमियां हैं। वे निश्चित तौर पर पिछले 2000 सालों में अहिंसा के सबसे बड़े दूत थे। देखिए वीडियो। I want to leave a story because about Gandhi ji, there are many misconceptions. Yes, he was the greatest apollo of non-violence in the last 2000 years, perhaps. He believed in non-violence. But he was alive on 22nd October when the history of modern terrorism begins with Pakistan sending 5,000 terrorists across the border to seize Kashmir. 22nd October, the night of 1947. Remember the date. Gandhi ji was very much around with us at that time. Exactly 7 days later, on 29th October, he met Mountbatten. And Mountbatten was astonished. He says, this man of non-violence, today he's sounding like Churchill. This is something the British will understand, and that's why I mentioned the story. That he's sounding like Churchill. And because Gandhiji said that against terrorism, we don't want non-violence. The state must stand up. The Indian army and his quotes, direct quotes are, every soldier will fight. No Indian soldier will retreat. They will give their lives in the fight against terrorism, but never retreat. Our message is very clear, that we shall never retreat. And in that resolve and in the unity, India will find its future. That Pakistan was born in violence. It was not born through a popular movement. It was born after the great Calcutta killing of 1946. And it died in 1971 after the great Dhaka killing. And despite its death, it has not withdrawn from its commitment and its policy of violence, because for the ruling class and for its elite, it has become genetic. बढ़ते अगली खबर की ओर। अति प्रशंसा करना बंद करे और देश पर ध्यान केंद्रित करे पीएम मोदी। खरगे का बड़ा बयान। इस समय पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए तमाम राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं पीएम मोदी लगातार अपने भाषणों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम से आत्म प्रशंसा के बजाय दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करने और चुनाव प्रचार से खुद को अलग रखने का आग्रह किया। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा है कि मैं उनके सभी बयानों पर प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा उनसे बस इतना अनुरोध है कि सत्ता में बैठे लोगों को कभी कभी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। खरगे ने पीएम के हालिया सार्वजनिक बयानों और राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि पीएम मोदी को अस्थायी तौर पर चुनाव प्रचार से दूर हो जाना चाहिए और उन्हें खुद की तारीफ करने वाले भाषण देने से परहेज करना चाहिए। साथ ही देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिंदे पर लगी आरोपों की झड़ी। राउत बोले अंधविश्वासी है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद व प्रवक्ता संजय राउत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी व महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति सरकार, खासकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर लगातार हमले बोलते रहते हैं। संजय राउत ने पहले कहा था कि शिंदे ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद एक भैंस की
बलि दी थी और उस भैंसे की सींगों को मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा बंगले में गाड़ दिया था। उन्होंने अब अपनी पार्टी के मुखपत्र के स्तंभ रोक ठोक में दावा किया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस सीएम बनने के बाद गाड़ी गई सींगों के डर से तत्काल वर्षा बंगले में रहने के लिए नहीं गए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने वर्षा क्षेत्र में खुली जमीन की स्कैनिंग की। उसके बाद फडणवीस अब वर्षा में रहने लगे। राउत का दावा है कि 18 लोग कामाख्या से सींग मुंबई महाराष्ट्र लाए थे। उन सभी अभिमंत्रित सींगों को किसने और कहां गाड़ा, यह रहस्य है। उन्होंने लेख में लिखा है कि जब मैंने पहली बार लिखा था कि शिंदे के समय में सींगों को वर्षा बंगले के पीछे गाड़ा गया था तो हड़कंप मच गया था। राउत ने यह भी कहा है कि यह बात सर्वविदित है कि गाड़े हुए सींगों के डर से मुख्यमंत्री फडणवीस वर्षा बंगले में तुरंत रहने नहीं गए। बढ़ते अगली खबर क्या, जूनियर पवार को लगा बड़ा झटका, 7 विधायकों ने एनसीपी छोड़ थामा सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ। नागालैंड में शनिवार को एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि हुई है। नागालैंड में अजित पवार को बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीपी के सभी 7 विधायक शनिवार को सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हो गए। उनके इस फैसले के बाद से मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली पार्टी को 60 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया। नागालैंड में विधानसभा की कुल 60 सीटें, बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। एनसीपी के सभी 7 विधायकों के सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल होने के बाद नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सीटों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई है। बता दें कि एनसीपी के नागालैंड इकाई ने पार्टी के विभाजन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट का साथ दिया था। वही अब इस पर अजित पवार का बयान सामने आया। महाराष्ट्रातली नाही, भारतातली पहिली संकल्पना आहे। बरेच दिवस ज्यावेळेस आम्हाला पुन्हा एकदा जनतेने निवडून दिल्यानंतर वेगवेगळे विभाग सांभाळत असताना आता एआयचा वापर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, तुमच्याही क्षेत्रामध्ये एआयचा वापर करा। आता कुठलंही जगात असं क्षेत्र राहिलेलं नाही की त्याच्यामध्ये एआयचा वापर होत नाही आणि आता ॲग्रिकल्चरमध्ये पण मोठ्या प्रमाणावर ते सुरू झालेलं आहे। त्याकरता आपण देशातल्या वेगवेगळ्या संस्था, कंपन्या यांना सगळ्यांना बोलवलेलं होतं। त्यात प्रत्येकाने आपलं म्हणणं मांडण्याचा प्रयत्न केला। आपण ज्युरी नेमलेले होते आणि मग त्याच्यातनं 150 वेगवेगळ्याचं सिलेक्शन इथं झालेलं आहे। त्याच्यात 60% महाराष्ट्रातले आहेत आणि 40% भारतातले, विशेषतः कर्नाटक, तामिळनाडू, काही जम्मू काश्मीरचे पण आहेत। अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या भागातनं वेगवेगळ्या संस्था, कंपन्या आणि त्यांनी केलेल्या रिसर्चच्या संदर्भात इथं आज, उद्या, परवा 3 दिवस चालणार आहे। परवा दिवशी स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब स्वतः येणार आहेत। बढ़ते अगली खबर क्यों, अमेरिका में इजरायली समर्थकों को बनाया गया निशाना, कौन है हमलावर साबरे। अमेरिका में इजरायल के खिलाफ एक और घटना सामने आई है। कोलोराडो के बोल्डर शहर में इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को हो रहे रन फॉर देयर लाइव्स नामक प्रदर्शन में एक शख्स ने हमला कर दिया है। एक आउटडोर मॉल में हो रहे इस प्रदर्शन में कम से कम 6 लोगों के घायल हुए हैं। वही पुलिस ने बाद में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। इस घटना को एफबीआई ने लक्षित आतंकवादी हमला बताया। एफबीआई के विशेष एजेंट मार्क मिचुले के मुताबिक संदिग्ध की पहचान 45 साल के मोहम्मद सबरी सोलिमन के रूप में हुई है, जिसने फिलिस्तीन को आजाद करो चिल्लाया और हमले में एक अस्थायी फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल किया। हमले के बाद की गई कार्रवाई में सबरी भी घायल हुआ है और उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। Right there, he's throwing Molotov cocktails right there. Where you fucking belong? And you going to jail, man. I don't give a fuck. You don't antagonize shit like that. You cause this shit. Right. He's not. Right. He didn't do anything. Chill. I don't want to hear it. We fucking done! Stay. बढ़ती अगली खबर की ओर,
यूक्रेन के ड्रोन हमले और 1967 के इजरायली ऑपरेशन फोकस में क्या है कनेक्शन? यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने अब तक एक नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन ने रविवार को रूस को 3 साल के युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर एयरबेस पर हमला कर 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। यह हमला कोई आम हमला नहीं था। इसमें जो तरीके और पैटर्न का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया है वो सच में काबिले तारीफ है। 5 जून 1967 की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन फोकस शुरू किया है, एक ऐसा हमला जिसने आधुनिक युद्ध की रणनीति को नए सिरे से लिखा। 2 घंटे से भी कम समय में इजरायली एयरफोर्स ने 338 मिस्र के एयरक्राफ्ट्स को नष्ट कर दिया, जिनमें से ज्यादातर रनवे पर खड़े थे और जंग के लिए उड़ान भी नहीं भर पाए थे। दिन के अंत तक मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक से 450 से ज्यादा अरब विमानों को इजराइल ने तबाह कर दिया है। बदले में इजराइल ने सिर्फ 19 विमान खोए, जिसके बाद इस युद्ध की दिशा अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रणनीतिक दुस्साहस दिखाते हुए 3 साल से चले आ रहे इस युद्ध में नया अध्याय लिखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लाफ्टर स्पेस 2 में छिड़ी जूते की जंग, नियाज शर्मा और अंकिता लोखंडे ने मचाया है धमाल। टीवी की दुनिया में मस्ती और हंसी का तड़का लगातार रियलिटी शो लाफ्टर शेप्स 2 में इन दिनों खूब चर्चा में। जहां एक तरफ कंटेंट्स कुकिंग में हाथ आजमा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सेट पर होने वाली मजेदार नोकझोंक भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इसी बीच हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें अंकिता लोखंडे और नियाज शर्मा झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल शो में सभी अंकिता को प्यार से अंकिता भौजी कहकर बुलाते हैं और उनका अंदाज भी वैसा ही है, सीधा लेकिन जबरदस्त जवाब देने वाला। लेकिन इन सबके बीच शो में कुछ ऐसा हुआ जिससे भौजी यानी अंकिता लोखंडे गुस्से में आ गई। नियाज शर्मा ने अंकिता के पति विक्की जैन का जूता उठा लिया और यही बन गया एक मजेदार लड़ाई की वजह। बढ़ते अगली खबर की ओर। आतंकी जेल में रहते हुए बाप बन जाते हैं बाप, अल्जीरिया में पाकिस्तान पर बरसे ओवैसी। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा है कि वहां आतंकी जेल में रहते हुए बाप बन जाते हैं। ओवैसी ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा है और इस समय अल्जीरिया में है। यहाँ ओवैसी अल्जीरिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। अपने संबोधन के दौरान ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को पनाह देता है बल्कि हर प्रकार से उनकी मदद करता है। ओवैसी ने आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी का उदाहरण देते हुए कहा है कि लखवी नाम का एक आतंकवादी भी है। And in fact, there was this one terrorist called Zakir Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son by sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. There was one mastermind of 2611 called Sajid Mir. He was the one, the main brain behind of telling David Headley to change his name from Dawood to David Headley. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. So dead people become alive in Pakistan only because of FATF grey list. So if we bring back Pakistan in FATF grey list, we would request you, your leadership, to please help us in saving lives, humanity, because if this terrorism, it increases in the form of ideology, in the form of finance, which they get from illegal sources, this is a grave threat to humanity. And Pakistan believes in destabilizing in India. You see, it's not only a question of South Asia. When we are the fourth largest economy, what will happen? Do you want all these carnage to spread to different parts of South Asia? No. So it is in the interest of world peace and to control Pakistan, which is the main sponsor of terrorism, it has to be brought back in the FATF grey list.
and also Algeria is a contributor to UN counter-terrorism initiatives, and it is promoting guidelines on terror finance. So we hope that we have a common enemy in form of terrorism, in form of ideology, and that is why our government has sent us to your great nation to please put forward these viewpoints. And I'm sure that, when the time comes, your leadership would rise to the occasion and bring back Pakistan and FATF. And also you have seen that India has been a great supporter of Algeria, and we continue to support Algeria. Bilateral trade is good. But the important point which all of us have come, despite being from different political backgrounds, despite being completely opposed to each other in India, we have come here to put forward our viewpoint so that the Algerian political leadership would appreciate, understand and help India in bringing Pakistan back in FATF grey list. बढ़ते अगली खबर क्या? टाटा का एयर इंडिया प्लान 30,000 करोड़ खर्च करके बदले की सूरत। टाटा ग्रुप बहुत जल्द अपनी 4 बड़ी कंपनियों का कायाकल्प करने का प्लान बना रहा है। इन कंपनियों में टाटा सन्स, टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर इंडिया डिफेंस और बैटरी यूनिट्स शामिल है। टाटा ग्रुप इन कंपनियों की सूरत बदलने के लिए 30,000 करोड़ खर्च करने वाला है। जानकारी के मुताबिक यह पूंजी निवेश इक्विटी फॉर्म में होगा, जिसे टाटा सन्स के बोर्ड ने हाल ही में गुरुवार को एक बैठक में मंजूरी दी है। रणनीतिक निवेश समूह को एआई और नई तकनीकों से प्रभावित होते वैश्विक व्यवसाय परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है। यह निवेश टाटा ग्रुप के प्लान का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम इन नए व्यवसाय को अगले चरण की वृद्धि और व्यावसायिक सफलता की दिशा में आगे ले जाने की रणनीति का हिस्सा है। यह इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओर से बीते वर्षों में किए गए 120 अरब डॉलर के कमिटमेंट के अतिरिक्त होगा। बढ़ते अगली खबर क्या? श्रेयस अय्यर ने अपने ही टीम के खिलाड़ी को दी गाली। मैच के बाद नजरों से दूर रहने को। आईपीएल 2025 के दूसरे क्वालीफायर में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पंजाब किंग्स के इस जीत में श्रेयस अय्यर ने अहम भूमिका निभाई। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अय्यर ने नबाद 87 रनों की पारी खेलते हुए पंजाब को जीत दिला दी है। छक्का लगाकर मैच को जीतने के बाद अय्यर बेहद ही शांत दिखे। वो ज्यादा जश्न मनाने से बचते हुए बाकी खिलाड़ियों से मिले। मैच के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तभी अय्यर अपनी टीम के साथी शशांक सिंह को देखते ही आपा खो बैठे। अय्यर ने शशांक को कुछ अपशब्द कहे और उन्हें तुरंत नजरों से दूर हो जाने को कहा। अय्यर ने कहा कि वो उनसे ना उलझे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। बढ़ती अगली खबर क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बद्री केदार धाम की तीर्थ यात्रा की लिए आशीर्वाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में देवभूमि उत्तराखंड आकर पहले गंगा में स्नान किया और उसके बाद आज सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर उनके परिजन भी साथ थे। बाबा केदारनाथ के दर्शन के उपरांत वे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे, जहां उनका स्थानीय पंडा समाज और मंदिर के रावल पुजारी ने स्वागत किया और उन्हें भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद दिया। बद्री केदार धाम तीर्थ यात्रा का अनुभव बताते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि ये भाव विभोर और आध्यात्म की अनुभूति वाले पल हैं। देवभूमि का आशीर्वाद हमें दिल्ली की जनता को मिलता रहे, उनकी खुशहाली की कामना की है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। कैसा कर रहे यार ऐसे वीडियो और सूची का दिखा रहे हो। जय बद्री विशाल। मैम आगे से सिस्टर। अरे भैया आराम से। बढ़ते अगली खबर की ओर। लैंड करने जा रही थी इंडिगो फ्लाइट, तभी काल बनकर आ गई धूल भरी आंधी। सामने आया टर्बुलेंस का भयावह वीडियो। रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6313 को शनिवार को समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अचानक तेज धूल भरी आंधी आ गई। इस खराब मौसम और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं के कारण विमान को लैंडिंग से ठीक पहले वापस उड़ना पड़ा। इंडिगो की यह फ्लाइट अपने तय समय पर रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन जैसे ही विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, मौसम ने अचानक करवट बदली। राजधानी दिल्ली में तेज धूल भरी आंधी शुरू हो गई, जिसके कारण रनवे पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई। जब विमान जमीन से महज दूर
कुछ मीटर ऊपर था और लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तभी पायलट ने यात्रियों को बताया कि मौसम अनुकूल नहीं है और हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। ऐसे में उन्होंने वापस उड़ान भरने का फैसला किया। Just from at the Delhi airport, and we were just about to land, and the winds went up to 80 km an hour. So I decided to discontinue approach, and now I'm climbing back, and we'll attempt to weather safe clear. Thanks for your attention. Thank you. अब वक्त हो चला दर्शकों खबर के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूज़ ला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS